दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। अब से थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का कभी नहीं बढ़ा, बल्कि अब पूरी दुनिया भारत को बहुत गौर से सुनती है, उस पर अमल करती है। आलम यह है कि अरब दुनिया और अफ्रीका के सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार मिस्र भी पीएम मोदी और भारत का मुरीद बन गया है। इससे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े देश और विशाल लोकतंत्र के नेता का ग्रैंड वेलकम किया, इसे हर किसी ने देखा। लेकिन अब मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने पीएम मोदी की शान में वो बातें कही जो भारत में मोदी विरोधियों को नागवार गुजर रही हैं। आज की कड़ी में हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, मुस्लिम स्कॉलर होंगे और हमारे साथ देश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी होंगे, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या मोदी हैं इसीलिए विरोध जरूरी है। लेकिन उनके पास जाएं और उनसे 1-to-1 बातचीत करें, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने भारत के प्रधानमंत्री की शान में कुछ इस तरह कसीदे पढ़े। Between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. लेकिन ये तारीफ अपने ही देश के चंद नेताओं को हजम नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में मोदी जी का अमल कैसा है? उन्होंने तो सिवाय ये कि दुरंगी पॉलिसी के एंटी मुस्लिम पॉलिसी और का काम यहाँ पर किया है। मुसलमानों के साथ जितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है या हुई है, बस यहीं के लोग सब जानते हैं और मुसलमान तो जानते ही हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बीजेपी विरोधी विचारधारा और पार्टी से उनका ताल्लुक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की आलोचना लाजमी है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब अरब से लेकर अमेरिका तक में भारत और प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, तो फिर देश के अंदर ही शंका क्यों? अरे माइनॉरिटी तो वो हिंदुस्तान में जो जुल्म आपकी सरकार ढा रही है, जिस तरह से उनके अधिकार छीन रही है, जिस तरह वो सताए जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर जवाब बीजेपी ने भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है, चाहे वो मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती हो या फिर दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। लेकिन देश के अंदर मोदी विरोधियों को ये बात गले नहीं उतर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मोदी हैं इसीलिए विरोध जरूरी है? मुख्तार अब्बास नकवी जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर अब सवाल उठाने लग गया है विपक्ष। समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि ग्रैंड मुफ्ती को कुछ नहीं मालूम, वो आके भारत में देखें कि क्या हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है, परास्त कर दिया है। और जो लोग सांप्रदायिक वोटों के ठेकेदार बने हुए थे, उनको लगता है कि उनकी दुकान जो है वो उस पर नाकाबंदी और तालाबंदी हो रही है, और इसलिए ये बौखलाहट है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग इस देश के अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े हितैषी हैं, ये मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं है, या उनकी जो है वो हिफाजत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी मुसीबत खड़ा करने को चाहते हैं ये लोग। क्योंकि इनको लगता है कि जब तक हम मुसीबत नहीं खड़े करेंगे तब तक उनका हम राजनीतिक शोषण नहीं कर पाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको मालूम है
हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ पर दुनिया का 10 जो मुसलमान रहता है उनमें एक हिंदुस्तान में रहता है। ये देश ऐसा देश है जहाँ पर कि सर्वाधिक अल्पसंख्यक रहते हैं हिंदुस्तान में, लगभग 20 से 22% के रहते हैं, और लगभग जो है वो 15% के इर्द गिर्द खाली अकेले मुसलमान रहते हैं। 3 लाख से ज़्यादा जो है वो धार्मिक स्थल मस्जिदें हैं। उसके अलावा 50,000 से ज़्यादा जो है वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके साथ ही साथ संवैधानिक, सामाजिक और संस्कार से भरी हुई सुरक्षा और स्वतंत्रता से भरपूर है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग आज जो है वो देश को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे हुए हैं, उन्हें जो है वो इस देश की हकीकत और इस देश की ज़मीन को देखना होगा, अन्यथा जो है वो इस तरह की हवाई बातें करेंगे। फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं जाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जाते हैं। नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल नहीं जाते वहां पर। तो अगर उनका कोई सम्मान कर रहा है विदेश में तो ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये पछता क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों को? देखिए, ये मैं पहला ये इस तरह का चाल और चलन देख रहा हूँ, और चाल और चलन और चरित्र ऐसा देख रहा हूँ ये कांग्रेस पार्टी या और उनके साथ के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग, कि देश को अगर सम्मान, या एक छोटी सी अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी हमारा जा करके और दुनिया में अपना झंडा गाड़ता है, उसको सम्मान मिलता है, तो पूरा देश गर्वान्वित होता है, उनको बधाई देता है। नरेंद्र मोदी जी को 13 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, भारत का सम्मान है। एक तरफ पूरा भारतवासी, भारत का हर व्यक्ति गर्वान्वित है और ये विपक्ष के लोग कुंठित हैं। तो मुझे लगता है कि ये 24 के चुनाव में ये कुंठा भी इनकी जो है वो ठीक हो जाएगी। आप 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले 23 में एक बड़ी बैठक पटना में भी हुई है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर से इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं? क्या इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि मोदी हैं, इसलिए विरोध जरूरी है? नहीं, ये इसलिए विरोध नहीं है। देखिए, विरोध क्यों है कि ये पहला ऐसा मौका है कि कोई गैर कांग्रेस सरकार अपना 2 कार्यकाल सफलता के साथ, स्थायित्व के साथ और शान के साथ पूरा करने जा रही है। और जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के माहौल के साथ पूरा करने जा रही है। सर्वस्पर्शी विकास और सशक्तिकरण के माहौल के साथ पूरा कर रही है, सुशासन के माहौल के साथ पूरा कर रही है। तो इसलिए जो लोग आज तक परिवार तंत्र के चक्रव्यूह में पूरे देश को फंसा कर रखते थे, उन्हें लगता था कि या तो परिवार को पावर, नहीं तो दूसरों के लिए खड़ा करो परेशानी का टावर। तो वो सारे के सारे लोग परेशान हैं आज, क्योंकि उनको ये बात दिख रही है पूरी तरह से लिखी हुई खेत खलियानों पे, चौक चौराहों, चौपालों पे, कि जो 2 कार्यकाल पूरा करते ही तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी की सफलता का रथ पहुंच रहा है। तो उस पर कैसे रोको? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे मैं कांग्रेस से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, आप सभी का स्वागत है। चरण सिंह सापरा साहब, सवाल आपसे शुरुआत करता हूं। ये बताइए, क्या दिक्कत है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र जैसा कोई मुस्लिम देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है? तो क्या दिक्कत है अगर अमेरिका के राष्ट्रपति उनके लिए पलक पावले बिछाते हैं? अगर भारत का सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है, तो ये आपका भी सम्मान है, हमारा भी सम्मान है, सबका सम्मान है। ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है तो हर भारतवासी का सम्मान है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप जिस तरह से बातें कर रहे थे, और मुझे भी ध्यान में आ रहा था कि सिर्फ कोई विपक्षी नेता ने सवाल नहीं उठाए हैं। मेरे ख्याल से वो पत्रकार भी थी जिसने सवाल उठाए। ये एको आ रहा है, एको जरा निकाल दीजिए। अच्छा, वो पत्रकार भी थी जिन्होंने एक सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछा। वो भी थोड़ा सा सवाल जो था वो इनकन्वीनियंट था। बराक ओबामा जो 2 टर्म यूएस के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी कोई सवाल उठाया है। तो ये तमाम सारे जो सवाल हैं, ये खाली विपक्ष नहीं उठा रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। दुनिया में और लोग भी उठा रहे हैं।
और यूएस जो सबसे शक्तिशाली देश है उसके 10 साल राष्ट्रपति रहे हुए व्यक्ति ने भी, उस शख्सियत ने भी सवाल उठाया है। तो जहां जहां सरकार कोई गलती करेगी वहां वहां सवाल उठेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी को कोई विदेश में सत्कार मिल जाए और यहां पर अगर वो गलतियां करे तो विपक्ष वैसे ही आप जानते होंगे, हो सकता है आप मिस कर गए हो, वो 4 साल का टर्म होता है उनका, 8 साल ही रहे वो। मैं ये पूछ रहा हूं, आपको बराक ओबामा या किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की मुहर की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? अब वो मुहर लगाएंगे तभी कांग्रेस पार्टी की राजनीति आगे चलेगी। कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई लाइन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अपना कोई थिंक टैंक नहीं है। हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है। हमारा थिंक टैंक है। हम हर विषय पर अगर रेसलर दिल्ली में बैठती हैं, वहां पर प्रदर्शन करती है, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। लखीमपुर खीरी में अगर 4 किसानों को रोन दिया जाता है तो कांग्रेस खड़ी रहती है। हाथरस में, उन्नाव में, कठुआ में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी रहती है। तो फिर कांग्रेस पार्टी को ओबामा के सहारे की क्या जरूरत आ गई? मैं आता हूं आपके पास, मैं अब जफर इस्लाम जी को लाना चाहूंगा। सैयद जफर इस्लाम, देखिए सवाल यहीं पर, यहां पर घूम फिरा के यही आ रहा है। नहीं, मैं सॉरी गौरव जी, चरण सिंह साबरा साहब, भाग नहीं रहा हूं, आप ही को थोड़ी ना दे दूंगा सारा समय। 5 पैनलिस्ट है, उनको नहीं बोलने दूं क्या? आपसे ओपन किया और आपको 1.5-2 मिनट दिया मैंने। मैं आ रहा हूं आपके पास। फिर अरे एक एक करके बोलिएगा। सवाल आखिरी में, सवाल नहीं, सवाल छोड़ के भागिए मत। अच्छा, सवाल भी आप ही पूछेंगे? मुझे लगा सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए पूछिए सवाल, क्या पूछ रहे हैं आप? सवाल पूछिए। नहीं, सवाल अभी आपने बाराक ओबामा का सवाल पूछा ना, तो उत्तर ले लो ना जल्दी। सवाल मुझसे पूछ के और भाग रहे हो बीजेपी के पास में। ये नहीं, भाग नहीं रहा हूं, मैं तो आपको यहां पर बुला के लाया हूं कि आप बोलिए। भागना इसको थोड़ी ना कहते हैं, भागना तो उसको कहते हैं कि जब लोग डिबेट छोड़ के भाग जाए। मैं उत्तर दे रहा हूं। जल्दी। बाराक ओबामा के सवाल का भी मैं उत्तर देता हूं। देखिए, मैं कोई बाराक ओबामा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उसको डिफेंड करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। लेकिन बहरहाल आपने बाराक ओबामा का सवाल पूछ लिया है तो मुझे मैंने सवाल नहीं पूछा है। मैंने आपका जो जिक्र था मैंने उस पर सवाल पूछ लिया। सुनिए ना, अरे भाई बोलने तो दीजिए ना, यही तकलीफ है आप लोग की ना, बोलने दीजिए ना। बोलिए। देखिए, बाराक जो है वो नरेंद्र मोदी के लंगोटी यार, ऐसे मोदी जी ने खुद बोला था। अरे भाई, जब आपके लंगोटी यार है वो यहां पर आए थे, आपने खुद चाय उनको परोस करके दी थी कप के अंदर, तो आप फोन उठाइए, उनको कहिए अरे भाई बाराक। चलिए मैं इस पर जवाब दे लेता हूं और एक चीज क्लियर कर देता हूं। चरण सिंह साबरा साहब, एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये डिबेट बराक ओबामा के मुद्दे पर नहीं है। मैं आपको पहले डिबेट में क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग आगे इस बात को दिमाग में रखें। मैं बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूं। आपका सवाल जो है उसका जवाब सैयद जफर इस्लाम देंगे। आप रुकिए, सारा समय आपको नहीं दे सकता। पूछा कि नहीं, आपने जिक्र किया इसलिए मैंने सवाल पूछा, वरना मैंने सवाल पूछा नहीं था। सैयद जफर इस्लाम, अरे सर आपसे हाँ या ना करवाएंगे तो मैं बहुत देर हाँ या ना करवा सकता हूं आपसे। चरण सिंह साबरा साहब, मैं पूरी डिबेट में हाँ या ना करवाऊंगा और आप नहीं कर पाएंगे। मैं रुकिए, आपके पास आता हूं। सैयद जफर इस्लाम, सीधे सवाल। प्रधानमंत्री मोदी है, नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। सैयद जफर इस्लाम, मोदी है इसलिए विरोध जरूरी है, क्या यह हो रहा है यहां पर इस वक्त पीएम मोदी के विरुद्ध इन विदेशी दौरों के बाद? जवाब। देखिए, पूरे देश में आज कहीं ना कहीं लोग बहुत खुश हैं, इसलिए सिर्फ भारत को विश्व पटल पर, खास के अमेरिका तो सबसे पावरफुल नेशन जाना जाता है, वहां पर अगर इस तरह का रिसेप्शन मिले भारत के प्रधानमंत्री को। जो बाइडेन 3 दिन तक व्हाइट हाउस में और वॉशिंगटन में रहे इसलिए कि प्रधानमंत्री वहां पर थे, ऐसा पहले इतिहास में नहीं हुआ है। दूसरी बात कि ज्वाइंट कांग्रेस को एड्रेस करने का दूसरी बार मौका मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और अमेरिका के इतिहास में देखिए कि किस देश को वो स्टेट ऑनर जो बोलते हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को देते हैं, जो उनका सबसे फ्रेंडली और सबसे जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है और सबसे ज्यादा जिसकी इज्जत है, जिसके बारे में पता है कि मजबूत देश है, उसी को देते हैं। इस तरह इस बार उन्होंने सिर्फ एक बार फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, जो स्टेट ऑनर के साथ। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत एक कमजोर देश से एक मजबूत देश बना है, एक कमजोर इकोनॉमी से फ्रेजाइल इकोनॉमी से एक 5 मजबूत इकोनॉमी बना है और दुनिया के पटल पे भारत का दबदबा है। और इसके लिए जो यहाँ की हमारी नीति थी, जो पॉलिसी थी हमारी सरकार 2014 से, नेशन फर्स्ट होगा, नेशन सशक्त तो होगा ही। फिर अगर आपकी पॉलिसी है कि नेशन फर्स्ट, हम सर्वप्रिय है हमारे लिए कि देश को आगे देश के हितों का ध्यान रखना हमारा जो है सबसे बड़ा तो इस तरह का विरोध क्यों हो रहा है? गौरव भाई,
एक मिनट से गौरव भाई आ रहा हूं उस पर। अब देखिए जरा सा, सापरा जी कह रहे थे बाराक ओबामा बोले, बाराक ओबामा बोले। भाई बाराक ओबामा ने एक बुक लिखी है द प्रॉमिस लैंड, पढ़ा है आपने? जरा उसमें पढ़िए जरा के क्या लिखा है 26/11 के बारे में। उन्होंने लिखा है 26/11 में मनमोहन सिंह की कमजोर गवर्नमेंट ने 26/11 के आतंकवादियों के साथ नहीं सख्ती से पेश आए और जो उस वक्त डिसीजन लेना चाहिए था नहीं लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाराक ओबामा की बुक में लिखा है बाराक ओबामा ने, और इसलिए उसके बहुत क्रिटिसाइज किया है उस वक्त की गवर्नमेंट को, इसलिए कि बीजेपी को बेनिफिट हो जाएगा इसलिए नहीं लिया, ऐसा भी लिखा उसमें। और उन्होंने एक और बात लिखी है जो मैं बताता हूं, बाराक ओबामा के बारे में बता रहा हूं, प्रॉमिस लैंड में, कि उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के बारे में भी बहुत कड़ी टिप्पणी की है। मैं नहीं करना चाहता, सिविलाइज डिबेट है, मैं उनके बारे में कोई ऐसे नहीं, बराक ओबामा से आगे भी बढ़ते हैं। बराक ओबामा के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां की है। एक मिनट गौरव भाई, एक सेकंड रुकिए, मैं सब चीज का जवाब दे रहा हूं, मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए, मैं सब दे दूंगा। अनुराग भदौरिया के पास दे रहा हूं उसके, ठीक है, मेरे खत्म हो जाए, मेरी बात दीजिएगा मुझे मौका, लेकिन मैं पूरी बात खत्म कर दूं। उसके दूसरी बात देखिए, डॉक्टर कलाम जो भारत के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका गए थे 2011 में, उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे बाराक ओबामा थे। हमारे फ्रिस्किंग की गई हमारे प्रेसिडेंट की, जूता खुलवाया गया। अरे भाई कोई कंप्लेंट सुना था आपने? वो भी तो मुस्लिम थे। आप मानते हैं इस बात कि देश के प्रेसिडेंट भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन उनके जूते खुलवा दिए, उनको फ्रिस्किंग की गई अमेरिकन एयरपोर्ट पे, और उस वक्त बाराक ओबामा वहां के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और नहीं, लेकिन मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ सैयद जफर इस्लाम, आपसे भी कह रहा हूँ कि डिबेट बराक ओबामा पे है ही नहीं। बराक ओबामा पे हम बात करेंगे तो बहुत छोटे से दायरे में रह जाएंगे। गौरव एक मिनट, उस बात पे कंप्लीट कीजिए। उस बात पे कह रहा हूँ, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई, इसलिए कि देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसा हुआ था, हमने आवाज उठाई थी, आपने नहीं। ठीक है। और दूसरी बात आप बताता हूँ, जो आप देश में आज देखिए, सारे जो अपोजिशन पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारा जमाना, जो गाना है ना जो याराना फिल्म का, कि सारा जमाना मोदी का दीवाना, सारा जमाना मोदी का दीवाना। चलिए इसी लाइन को लेकर चलता हूं, मैं आ रहा हूं सैयद जफर इस्लाम आ रहा हूं। आपने लाइन दे दी, आपने यहाँ पर लाइन तो सुन लीजिए। अच्छा बताइए। सारा जमाना मोदी का दीवाना, हम अब करें क्या? उसको मुश्किल है हराना। हराना मुश्किल है तो कि सब। अनुराग भदौरिया, सारा जमाना मोदी का दीवाना, अब हम क्या करें, उसको मुश्किल है हराना। सैयद जफर इस्लाम आप लोगों को कह रहे हैं, ग्रैंड मुफ्ती ने जो कहा उस पर आपकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब जो कह रहे हैं उस पर भी आना चाहता हूं। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने ऐसा क्या कह दिया जो शफीकुर रहमान साहब को नहीं समझ में आया, या आपको समझ में नहीं आया? क्या कह दिया उन्होंने ऐसा, बताइए। देखिए, उन्होंने कहा सारा जमाना, मैं तो कह रहा हूं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे तुम कितने यहाँ जुमलो उछालो या कर लो ढिठाई, जनता ने ठाना है जाना पड़ेगा, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। तो आपने जो वादा किया था वो तो आपको निभाना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कह लो, अगर आपने जो वादा किया हो तो आप निभा नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो हिंदुस्तान की बात करते हो तो बिल्कुल सही है, आप ओबामा जी की बात कर रहे हो कि ओबामा जी ने राहुल जी के बारे में ये बोला, मैं आ रहा हूं सैयद भाई, रुकिए आता हूं। तो आप सच मान रहे हो, तो जो उन्होंने ये कहा वो भी सच मान लो। जब उनकी इतनी बातों को आप सच मान रहे हो, तो वो अमेरिका के 2 बार के राष्ट्रपति रहे हैं, और हम देश का और हिंदुस्तान का नहीं, आज आप लोग कसम खा के आए क्या बराक ओबामा पे ही बात करेंगे? सवाल मैं पूछ रहा हूँ सैयद, मैं सवाल पूछ रहा हूँ मिस्र के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन पर। सुनिए ना अनुराग भदौरिया, डॉक्टर शाकी इब्राहिम अल्लम ग्रैंड मुफ्ती मिस्र, इन पर शफीकुर रहमान साहब ने रिएक्ट किया है, उस पर भी तो बोलिए। सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जिसमें हमारे देश के हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे देश का साइंटिस्ट हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का युवा हो, चाहे यहाँ का डॉक्टर हो, चाहे यहाँ महिलाएं हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, या यहाँ का बिजनेस क्लास हो, सबने मिलकर हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाया है। इसमें किसी दल का कोई योगदान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं उनका सबका योगदान है, तो हमें सबका धन्यवाद बोलना चाहिए।
तो आप इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें तो नहीं लगता विपक्ष ने कुछ कहा। विपक्ष ने तो कहा भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अरे बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। शफीकुर रहमान बख्श ने क्या कहा? शफीकुर रहमान बख्श ने क्या कहा? सुनिए, शफीकुर रहमान, मैं सुनवा दूं, बाइट सुनवा दूं या मैं पढ़ के बता दूं? बाइट सुनाने लगोगे? मैं बाइट सुनवा दूं या पढ़ के बता दूं? शफीकुर रहमान कौन है? अरे भाई आप एजेंडा चलाना है, मेरी बात हो जाएगी, मैं जवाब एजेंडा क्या? मैं सवाल तो पूछूंगा आपसे। बीच में टोक पड़ते हो तो कैसे जवाब मिलेगा बताइए? लय खराब कर देते हो। मैं आप आइए ना उस पर। बात कह लो, आ रहा हूं भाई, आपके कहने से थोड़े आऊंगा मैं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, आप बीच में टोक पड़े। बिल्कुल, मुझे जो सवाल, मुझे जो डिबेट की लाइन है अनुराग जी, उस पर रखूंगा मैं आपको। आप इतनी जल्दी हड़बड़ा क्यों जा रहे हो भाई? बीजेपी के टाइम तो आपका पेट शांत रहता है, मैं बोलना शुरू करता हूं। अगर बीजेपी मेरी डिबेट से लाइन से अलग होगी, मैं बीजेपी को भी टोकूंगा। बीजेपी मेरी लाइन से अलग होगी तो मैं बीजेपी को भी टोकूंगा। शफीकुर रहमान बख्श पर क्या कहना समाजवादी पार्टी का? आप हड़बड़ाने लगते हो भाई, 30 सेकंड बोला नहीं, अरे क्या बोला? अरे भाई ठीक है प्रभु, आपको जो लाइन मिली है ठीक है, मुझे तो बोलने दो, मैं अपना जवाब दे दूंगा। देखिए मैंने आपसे बोला कि देखिए हिंदुस्तान शक्तिशाली देश है भाई, इसमें किसी विपक्ष ने नहीं बुराई की। वहां के एक पत्रकार ने सवाल पूछा, फिर उस सवाल को बराक ओबामा जी ने पूछा, देश की जनता भी पूछ रही है कि आखिर बताइए कि जो बात आप कहते हो उस पे अमल क्यों नहीं करते? अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उस पे अमल कहां करती है बताइए आपको। अच्छा ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। मैं कड़वा नहीं ग्रैंड मुफ्त नहीं, सुनिए डॉक्टर शाकिब इब्राहिम अल्लम, आपको पसंद नहीं आएगा, दैट डजंट मीन कि मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा अनुराग भदौरिया। डॉक्टर शाकिब इब्राहिम अल्लम, ग्रैंड मुफ्ती मिस्र, उन्होंने जो कहा, क्या कहा वो आपने पढ़ा? वो कह रहे हैं पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, पीएम मोदी एक बुद्धिमान नेतृत्व को दर्शाते हैं। मैंने देखा कि भारत में बहुत विकास हुआ है, मोदी भारत के लिए लगातार काम कर रहे हैं, भारत में विभिन्न गुटों के बीच सह अस्तित्व है, पीएम मोदी बहुलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी नीतियां समावेशी और समझदारी भरी हैं। ये भारत में बैठकर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है। आप जवाब दूं? हाँ देखिए आप अपनी बात में फंस नहीं, आप ओबामा का हवाला दे रहे हैं, आप बाइडेन का हवाला नहीं दे रहे। अरे सवाल दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, आप बात मत कीजिए। आपने अपने ही सवाल में फंस गए। अभी आप कह रहे थे बाहर का कोई व्यक्ति बोलेगा उस पर आपको यकीन है कि देश का व्यक्ति बोलेगा उस पर यकीन है? आप ही तो कह रहे थे अभी, आपने तो बोला था ना कि बाहर अगर कोई व्यक्ति बोलता है उस पर हमें यकीन करना चाहिए, या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति बोलता है उस पर यकीन करना चाहिए। तो आप तो पहले सवाल सही कर लो, आप खुद ही फंस जाते। सवाल बिल्कुल सही है अनुराग भदौरिया, ये सवाल मैंने आपसे पूछा ही नहीं था अनुराग भदौरिया, क्योंकि आप बराक ओबामा का बार बार आप लोग रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए मैं बराक ओबामा के जिक्र पर आ रहा हूं, वरना मैं ग्रैंड मुफ्ती के सवाल को लेकर नहीं आता। खुद ही फंस गए। सारा जमाना मोदी का दीवाना, आप ये कहना चाहते हैं मिलकर भी मोदी को नहीं है हराना, मैं इस पर आया था आपके पास। आप ये कहना चाहते हैं जो बाहर के लोग कह रहे हैं वो सच है, तो मैं इसी बात पे आगे बढ़ूं फिर। अच्छा ठीक है, चलिए बाहर के लोग जो कह रहे हैं सच है, इसी पर मानते हैं। एक मिनट, मेरे पास, मुझे दूसरे लोगों के पास जाना है। अनुराग भदौरिया, बाहर के लोग जो कह रहे हैं इस बात को मानते हैं, तो बाइडेन की बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी तुरंत तय करते हैं, जो बाइडेन की बात को मानते हैं। आप दो बात पे चल रहे हो, आप ये बोलिए, आप ये मानते हो ना कि बाहर देश फिरोज बख्श साहब, ओके चलिए आप ठीक है, ओके सच है, तो अभी मैं अभी इसी बात में क्लियर कर देते हैं फिरोज बख्श साहब। आगे बढ़ू ना, अनुराग भदौरिया रुकिए, आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया रुकिए, फिरोज बख्श साहब रुकिए। आप बोलो सच है तो मैं आगे बढ़ूं फिर। अरे बाबा रुकिए ना अनुराग भदौरिया, सारा टाइम आप ही ले लेंगे तो दूसरा कैसे बोलेंगे? रुकिए ना फिरोज बख्श साहब जी, यही चीज है जो यहां पर समझ में नहीं आती। कड़वा कड़वा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथ। अरे आप एक बयान को देख रहे हैं, आप मैक्रोन के बयान को नहीं देख रहे, आप एल्बनीज ऑस्ट्रेलियन पीएम के बयान को नहीं देख रहे, आप जो बाइडेन के बयान को नहीं देख रहे, आप मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती के बयान को नहीं देख रहे, और इन सब को भी हटा दे तो 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जिस तरह से दुनिया में बढ़ा है, क्या आपको वो नहीं दिखता? देखिए गौरव भाई, ऐसा है कि अभी एक इनके नेता का जिक्र आया, बर्क साहब का। ये शफीकुर रहमान, बर्क के नाम में लफ्ज़ बर्क है। बर्क का मतलब है जो बिजली गिराता है, जो जलाता है, आग लगाता है, जहर उगलता है। ये हम देखते चले आए हैं, कभी ये जनगण मन के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये खड़े नहीं होते पार्लियामेंट में। ये पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैं आपके जवाब की तरफ आ रहा हूँ। देखिए मोदी की शख्सियत का है ये जादू, मोदी की शख्सियत का है ये जादू, कायल हो गया तमाम आलम हमारा। ठीक है, ये बात इनको हजम नहीं हो पा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने एंटनी एल्बनीज़ की बात करी। एंटनी एल्बनीज़ ने बिल्कुल ये बात कही कि जब सिडनी स्टेडियम में मोदी जी गए तो वहाँ पे 20,000 लोगों में से तकरीबन आधे लोग 10,000 मुसलमान थे, और उन्होंने भी मोदी मोदी के नारे लगाए। और उन्होंने ये बात कही, सुपर पावर भी जिसको बॉस बोले, है मोदी डायनेमिक, पीएम हमारा।
ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी साहब का रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है। आज मोदी जी का कद इतना बड़ा हो गया है कि एक ज़माने में जैसे जॉन एफ कैनेडी होते थे, और मैं बराक ओबामा की बात नहीं कहूँगा, बराक ओबामा के जो करीब तरीन दोस्त हैं जिनका नाम है जॉनी मूर ने ये कहा है तुम सठिया गए हो बराक ओबामा, अब तुम्हें चाहिए कि हिंदुस्तान जगत गुरु बन रहा है, तुम्हें हिंदुस्तान की जो ब्राइट एंड ब्रिलियंट डेमोक्रेसी है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि तुम किस बात पर लगे। और ये वही बराक ओबामा है, जब हिंदुस्तान आए थे इन्होंने तारीफ की थी मोदी की, कहा था ही इज लाइक एन एंजल। तो अब ये बताइए कि ये तो दरक गए, सरक गए, इनको छोड़ दीजिए, इनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आज हम भारतवासियों को बड़ा चलिए मेरे साथ, हमारा सीना 66 इंच का हो गया जब हमने देखा कि मोदी जी के नाम में चाहे वो मिस्र नहीं, मैं यही सवाल जॉनी मूर जगह उनका जो है जॉनी मूर जो कह रहे हैं वो बाइट है हमारे पास, मैं वो बाइट सुनवा देता हूं जो आप कह रहे हैं, फिर मैं आदिल हसन साहब के पास जाता हूं। जल्दी सुनाइए पीसीआर, क्या कह रहे हैं जॉनी मूर? A lot of people looking from the outside of India into the inside of India. But when you're inside of India, you understand very, very quickly that the diversity of the country is its strength. And when you talk about minorities in India, I mean, I've been to Dharamsala, I've sat with the Tibetan community, I went to Amritsar, I've sat with the Sikh community. Prime Minister's had a state visit to Cairo in a couple of decades. The Egyptian president rolled out the red carpet. Gave the Indian Prime Minister Modi received the most important honor that any leader can receive from the Arab Republic of Egypt, and that alone sends a clear message from the Islamic world. I mean, you know, Egypt. आदिल हसन साहब देखिए, जॉनी मूर को ले लीजिए, आप ग्रैंड मुफ्ती को ले लीजिए, आप जो बाइडेन को ले लीजिए, अल्बनीज को ले लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, आप फ्रांस के पीएम राष्ट्रपति को ले लीजिए, ऐसी मिसालें देने के लिए तो आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन क्या हमें उनके स्टैम्प की जरूरत है, या फिर हम ये देखें कि हमें दिख क्या रहा है? जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है और जिस तरह से भारत के बाहर भारतवंशियों का सम्मान बढ़ रहा है, क्या ये नहीं दिखता आप लोगों को पीएम मोदी के इन दौरों में? मुझे तो दिख रहा है बहुत अच्छा कि यूक्रेन का जंग रुकवा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में 45 दिन से हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री के मुंह पे दही जमी हुई है। चाइना के मुद्दे पे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है इंडिया बीएसएफ। ये भी देख रहे हैं देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई, रोजगार पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बालासोर जाते हैं, 3 बार कपड़ा बदलते हैं, समझ में नहीं आता है प्रधानमंत्री। बराक ओबामा को कल तक माय फ्रेंड माय डियर बराक बोलते थे, आज जरा सा सच्चाई बोल दिया तो बेचैन हो गए। बड़ा मुल्क है, चीजें हो जाती हैं। अरे फिरोज बख्श साहब चुप रहिए ना, अरे दरबार के आप दरबारी हैं, चुप रहिए। अरे भाई साहब कुछ मिल जाएगा, जाने वाला है सरकार, का दरबारी हूँ, ठीक है, मैं ओवैसी बिरादरान का दरबारी नहीं हूँ आपकी तरह। जो मेरा दिलो दिमाग सही समझता है मैं वो कहता हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जैसे आपका ताल्लुक है। आप दरबारी हैं ओवैसी के, समझ गए? तो आप अपने को देखिए जो शीश महल में रहते हैं उनको दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आदिल हसन साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आदिल हसन साहब शब्दों की मर्यादा तो बना रखिए। You are becoming personal. एक मिनट फिरोज भट्ट साहब, आदिल हसन साहब टीवी की एक मिनट फिरोज भट्ट साहब, हम आदिल हसन साहब टीवी की डिबेट में बैठे हैं या चौराहे की डिबेट में बैठे हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों बीच में बोल रहे हैं? अरे बीच में बोल रहे हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे। तमीज नहीं आपको बात करने की तो छोड़ दीजिए डिबेट। जाकर अपने घर में मोदी चालीसा पढ़े। अरे आप कोई क्या पढ़ रहा है उससे आपको क्या दिक्कत है? एक मिनट फिरोज भट्ट साहब, अरे आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। कोई एक मिनट वो नहीं बोल रहे, पढ़ लिख कर आते नहीं, डिबेट में बैठ जाते हैं। सुनो, ये डिबेट जो है ना करोड़ों लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर, और वो देखे तुम्हारी जो AMIM पार्टी है ना और जो तुम्हारे नेता हैं किस तरह के लोग हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? अपने दरबार में वापस जाओ हैदराबाद में, ठीक है? थोड़े दिन की उसकी कहानी है, उसके बाद वो भी चला जाएगा वहां से। कुछ नहीं मिलेगा मिस्टर फिरोज। अरे कुछ नहीं चाहिए, अरे मियां अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, अल्लाह का दिया सब कुछ है। ये तो तुम हो जो मांगने वाले हो, तुम जो हाथ फैला के गए हो। अच्छा ठीक है फिरोज भट्ट साहब, होल्ड ऑन, अरे तुम भीख मांगते हो वैसे से, ठीक है? एक मिनट आदिल हसन आपको फिरोज भट्ट पे बात करना है कि पीएम मोदी पर बात करना है? तय कर लीजिए। तमीज नहीं है आपको बात करने की। आदिल हसन आपको फिरोज भट्ट पे बात करनी है कि पीएम मोदी पर बात करनी है? एक मिनट सर, आप रुकिए ना। फिरोज भट्ट साहब आप रुक जाइए। फिरोज भट्ट साहब आप उसकी तरह क्यों बन रहे हैं? आप उनकी तरह क्यों बन रहे हैं?
आदिल हसन साहब, आपको चुप पीएम मोदी रहिए। पर बात करनी है, आप क्या फिरोज एंकर बख्श पे बात करनी है? आप क्या एंकर, आप क्यों नहीं चुप अरे करा मैं रहे तो हैं? बोल रहा हूं, वो तो चुप हो गए। अब आप बोलिए जल्दी आप से, फिर चुप मैं जफर कराइए इस्लाम के उनको। पास जाऊंगा। आप और क्यों शब्दों चुप की करा रहे मर्यादा रखिए, चौराहे की आप डिबेट नहीं बोलिए, है। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैंने पूछा आपसे कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है पूछना अगर पीएम मोदी का चाहते हैं? सम्मान हो रहा है इस तरह विदेशों मैं में? तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया राजस्थान में। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हरियाणा सरकार मोनू मनेसर को संरक्षण दे रही है, ठीक है, कब गिरफ्तारी होगा? चलिए जवाब दे लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम जवाब दीजिए। इतना तकलीफ ओके, देता है विदेश में। आपने सारा समय तो फिरोज बख्श के साथ डिबेट में ही गवा दिया। मुसलमान एमपी और मिनिस्टर सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है 1 to 1। ओके ओके, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आदिल हसन, आप सुन लीजिए। जहर उगल रहे हो, आदिल हसन, आप सुन लीजिए। लगा रहे हो तुम। फिरोज बख्श साहब, प्लीज प्लीज जहर उगला है और हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। एक मिनट, फिरोज तबाही बकते रहते हैं, हिंदुस्तान में आग लगाते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। सैयद जफर इस्लाम को स्क्रीन पर लाइए और कोई नहीं आएगा। सैयद जफर इस्लाम, आदिल हसन का जवाब दीजिए। का 40% बजट क्यों खत्म हो गया, ये बतलाएं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी के सैयद जफर इस्लाम, आप बोलिए, आप ही के पास जाएगी। आदिल हसन, होल्ड ऑन, आदिल हसन रुकिए। सैयद जफर इस्लाम, और कोई नहीं दिख रहा। आदिल हसन जी उस पार्टी के हैं जो समाज को और खासकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने वाले हैं और गुमराह करते रहते हैं और सोचते हैं कि सत्ता में कहीं ना कहीं इनके इसके बेसिस पे आ जाएंगे। लेकिन देश की जनता और खासकर मुस्लिम समाज भी समझती है कि वैसी को अपना मकसद, अपना कोई ना कोई मकसद है, राजनीतिक मकसद है, इसलिए कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करना चाहती है और वो इस्तेमाल मुस्लिम समाज ओवैसी के हाथ में नहीं हो सकती। इसलिए कि मुस्लिम समाज समझती है कि देश के नागरिक होने के नाते देश में क्या हो रहा है उस पर नजर रखना है और देश मजबूत हो रहा है, उससे मुस्लिम समाज भी मजबूत हो रहा है। मुस्लिम समाज के आप देखिए हालात जो है बहुत बेहतर हुए पहले से, लेकिन ओवैसी के आंखों में चश्मा नहीं लगा हुआ है। पता नहीं क्यों उनकी पार्टी के लोगों को कुछ दिखता नहीं है। इसलिए जब देश आगे बढ़ रहा है तो उनको लगता है कि उनकी पार्टी पीछे हो रही है। मैं मानता हूँ इस बारे में, इसलिए कि समझ गए लोग अरे चुप रहो, बीच में मत बोलो। हम बीच में नहीं बोल रहे थे तुम्हारे। आप जब हम बोल रहे हैं तो आप अंधे कुएं में तुम धकेल रहे हो देश को। 1 रुपया नहीं मिला है। ये बीच में बोलने की आदत के देश बहुत आगे पहुंच बीच में मत बोलिए। आपको बीच में हम नहीं बोल, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बोला। 40% माइनॉरिटी बजट घट गया है आपके चलते। आप अरे आप अरे रहने दो, जहर उगल रहे हो। फिरोज बख्श साहब, आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। मैं अनुराग भदौरिया को लाना चाहता हूँ। एक मिनट अनुराग भदौरिया, एक मिनट रुकिए। सैयद जफर इस्लाम अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, समय कम है। सैयद जफर इस्लाम, एक मिनट रुकिए। फिरोज बख्श साहब रुकिए, आपसे गुजारिश है। फिरोज बख्श साहब, आप ही बोलते रहेंगे, दूसरा कैसे बोलेगा? रुकिए, सैयद जफर इस्लाम बोलिए। सैयद जफर इस्लाम 20 सेकंड। आदिल हसन होल्ड ऑन, आदिल हसन का ऑडियो रुकिए। सैयद जफर इस्लाम केवल आप लाइए। वैसी अपने परिवार का भी वोट नहीं ले पाएगा, समझ रहे हो? इसलिए कि परिवार को भी समझ गया है कि इसका जो खोटा पहन के ये जो है मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसको हर जगह हार मिल रही है और हार शिकस्त मिलेगी, इवन हैदराबाद में भी, ये जान लीजिए आप। इसलिए हम वैसी मत कीजिए। वैसी का जो है भांडा फूट चुका है। क्या उसका असल मकसद है? मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करना है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं देश की और मेरे पास समय खत्म हो चुका है। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड, कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए मैंने इनको बोला देश में मणिपुर जल रहा है, क्या जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं बनती? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर समय बचा तो आऊंगा साबरा साहब, समय कम है। 52 दिन हो गए और कोई नहीं 52 दिन हो गए और अभी तक उस पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे वो। चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं, 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 इसी पर जवाब लेते हैं। समय कम है। आपने बुलाया तो 50 दिन बाद, अरे 50 दिन पहले विपक्ष दलों की मीटिंग बुला लेते। ये हिंदुस्तान हमारा है ना, परिवारवाद है, दुनिया समझ गई। अभी 2 बार आप पावर से बाहर रह चुके हैं, आपको पता नहीं। चलिए समय कम है। साबरा साहब 10 सेकंड, साबरा साहब 10 सेकंड, एक मिनट रुके। फिरोज बख्श साहब, साबरा साहब 10 सेकंड। आपके तो शायद नेता भी नहीं बैठे उसमें। रुकिए ना, आप सैयद जफर इस्लाम है, आपके पास आऊंगा। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता ने एक डायलॉग मारा, सारा जमाना मोदी का दीवाना, लेकिन भूल गए कि पिछले 1 साल में 2 चुनाव ये हार चुके हैं। मोदी के दीवाने नहीं है। हिमाचल और कर्नाटका में आप हारे हो और कर्नाटका तो बहुत बुरी तरह हारे हो। ठीक है, तो क्या यही जुमले बोलना छोड़ दो। ये टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट की गेम को बंद करिए। सैयद जफर इस्लाम 10 सेकंड, सैयद जफर इस्लाम 10 सेकंड, 10 सेकंड, सैयद जफर इस्लाम 10 सेकंड, एक मिनट रुकिए। फिरोज बख्श साहब, सैयद जफर 10 सेकंड। ये जो अपोजिशन यूनिटी है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी जो है आप कर रहे हैं, वो सब 2024 आने तक सब बिखर जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2024 में ही अब इस बात को तय किया जाएगा कि कौन मोदी का दीवाना है और कौन उनका विरोधी है।